काफी कंट्रोवर्शियल चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, बट अगर तुम रियलिटी देखोगे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि सिर्फ 1% जो प्रॉफिटली कमा पाते हैं, और जो एवरेज है वो 16,000 रुपए पर मंथ ही है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है, अगर तुम सोच रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। मोस्टली लोगों को इसी बारे में जानना होता है कि मोनेटाइजेशन कैसे हो सकता है यूट्यूब पर, पैसा कैसे कमाते हैं लोग यूट्यूब पर। सबसे पहली चीज है कि आपको ना इस माइंडसेट के साथ यूट्यूब पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उस माइंडसेट से आओगे ना पैसे कमाने, तो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। अभी आपकी रिसेंट वाली वीडियो में देख रहा था, समय रैना वाली वीडियो, आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मदद करी उस वीडियो को इतना ज्यादा पुश देने में? तो मेरे को पता था समय रैना काफी ट्रेंडिंग है, उनका जो इंडिया गॉट लेटेंट है वो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, राइट? सबको पता है पैसे कमा रहा है, बट कैसे कमा रहा है? मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो एजुकेशन करी, देन आपने जो जॉब करी, एंड देन अब जो आप कंटेंट बना रहे हो, क्या उस जॉब और क्या उस एजुकेशन ने भी आपकी हेल्प करी अब आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें? डिग्री ने इतनी हेल्प नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपने उस समय जॉब छोड़ दी थी जब स्टार्टिंग में कंटेंट बना रहे थे, जॉब के साथ साथ कर रहे थे? आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो एकदम से चढ़ जाते हैं, बट गिर भी बहुत जल्दी जाते हैं, राइट? और 4-5 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में रहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। मतलब टेक्निकल गुरुजी एक टाइम पे इतने ज्यादा चलते थे, आज उनके व्यूज इतने कम हो गए हैं। बहुत ही कम यूट्यूबर्स है आज, ध्रुव राठी, रणवीर अलाहाबादिया, इन्होंने भी अपना कंटेंट चेंज किया विद टाइम। बिजनेस ओनर्स जो ऑलरेडी बिलियनर्स मिलियनर्स हैं, वो कंटेंट में आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? यार देखो, मोस्टली दो रीजन होते हैं। फर्स्ट इज कि उनको अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस प्रमोट। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के अराउंड वीडियोस बनाते हो कि उनका बिजनेस ब्रेकडाउन करते हो, तो उस टाइप के कंटेंट बनाने के लिए जो रिसर्च लगती है, मुझे लगता है वो काफी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उनके अराउंड बहुत ज्यादा आपको आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स नहीं मिलने वाले। मैं कुछ सीक्रेट्स बता ही देता हूँ आज इस पॉडकास्ट में। अभी तक भी इंडिया में प्राइम और फेस्टिवल्स जैसे जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल, इन लोगों ने बहुत बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स बना दिए हैं। इंडिया में अभी टेक बर्नर, गौरव तनेजा, ये लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल स्केल अभी वो नहीं है जो उनके पास है। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया की मार्केट अभी इतनी भी ज्यादा मेच्योर नहीं है। उनके जो यूट्यूबर्स है बहुत टाइम से, हमसे भी पहले से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया में भी डेफिनेटली ये चीजें आने वाली है। मूवीज में भी यूट्यूबर्स को ले रहे हैं, तो ये मार्केट मेच्योर हो रही है। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि कोर्स वाली जो मार्केट है ना, बहुत ही इस पे नेगेटिव सा एक वो बना हुआ था पर्सोना की, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया, सस्ते 400-500 रुपए का कोर्स लॉन्च कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। अगर आपको ऐसा कोर्स मिलता है जो आपको 1 महीने में अमीर बना देगा, जैसे बहुत एड्स भी रन करते हैं एक बंदा कि आप अपनी जॉब में क्या कर रहे हो, आपको तो मिलियनेयर होना चाहिए 30 साल तक, है ना? हम लोग बहुत टाइम से ये करना चाहते हैं, बहुत टाइम से अच्छे अच्छे क्रिएटर्स ढूंढ रहे हैं। तो हमारे जो क्रिएटर स्पीक्स के साथ गोल भी यही था कि बेस्ट क्रिएटर्स आ पाए और बेस्ट वैल्यू कंटेंट मतलब जनता को मिल सके। तो अभी बहुत इनक्रेडिबल कंटेंट बना रहे हो यूट्यूब पर, अलग अलग क्रिएटर्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो, उनके बिजनेसेस को ब्रेक डाउन कर रहे हो, और आपने अपना खुद का कोर्स भी लॉन्च करा है। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड उस पर हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि कैसे करा, क्या करा। आज के इस पॉडकास्ट के लिए ना, मैं यूट्यूब के बिज़नेस को, मेन जो एजेंडा है आज के पॉडकास्ट के लिए, वो हम लोग रखना चाहते हैं कि यूट्यूब का जो बिज़नेस साइड है उसे पूरा ब्रेक डाउन करें कि हाउ क्रिएटर्स पैसा कैसे कमाते हैं, किन किन सोर्सेज से कमाते हैं, और इंडिया में हम लोगों के पास एज अ क्रिएटर्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद। बट उन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी से कि आपने यूट्यूब क्यों और कब स्टार्ट करा। आपने मुझे बताया था कि आप पहले एक कंपनी में जॉब करते थे बिजनेस एनालिस्ट की, एंड मेरा एक क्वेश्चन था कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने वो जॉब मतलब उस जॉब के स्टार्ट आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, या आपने जॉब के बाद, या आपने जॉब छोड़ी एंड देन आपने डायरेक्टली वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था कि आपने देखा कि अब फुल टाइम यूट्यूब कर सकते हैं? यार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैंने YouTube कैसे स्टार्ट किया। तो 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन बेन एंड कंपनी। तो मैं काफी सारे बिजनेसेस को ना हेल्प वगैरह कर रहा था, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे हमारे। एंड तभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि मेरे कॉलेज का वन ऑफ द सीनियर्स, अमन दत्तरवाल, राइट, वो अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर देते हैं, और उसके साथ साथ फिजिक्स वाला भी अपनी कंपनी लॉन्च कर देते हैं, राइट। तो मेरे को बहुत ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट आया कि भाई मैं काफी सारे बिजनेस को पढ़ रहा हूँ, और ये क्रिएटर रन जो बिजनेस चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एज सच कोई माइंड में नहीं था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने बस खुद की रिसर्च की कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड में बिजनेसेस कैसे रन हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर लेड बिजनेस कैसे रन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो अमन दत्तरवाल पे मैंने रिसर्च करी और फिजिक्स वाले पे मैंने रिसर्च करी। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को इतना इंटरेस्ट है, हो सकता है किसी और को भी इंटरेस्ट हो। तो फिर मैंने वीडियोस बनाई। तो सबसे पहले मेरे माइंड में था कि चल यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और उस पर हम बिजनेसेस डिकोड करेंगे बाकी यूट्यूबर्स का, और मैं बैकग्राउंड में खुद से कर ही रहा था। तो मैं सोचा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं प्रॉपर।
तो मेरे माइंडसेट में था कि सबसे पहले मैं इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर के ऊपर बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो कैरी मिनाटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो इतनी ज्यादा नहीं चली, बट फिर जब मैंने थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी मेरी अमन दत्तरवाल के ऊपर, तो वो एकदम से चल गई। तो आई थिंक स्टार्टिंग में 20-30,000 उस पर व्यूज आ गए थे, तो मैं काफी उस चीज में इंटरेस्टेड हो गया कि ओके यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा खासा। तो फिर मैंने एक एक करके सारे यूट्यूबर्स के बिजनेसेस को डिकोड करना शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कि जिस चीज में मेरे को इंटरेस्ट था, मेरे को लगा और लोगों को भी होगा, मैंने उस पर वीडियो बनाया, तो बाकी लोगों ने भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्स किया उस चीज पर। उस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे उस टाइम पर। तो उस टाइम पे काफी नया नया फीचर आया था शॉर्ट्स का, 3 साल पहले यूट्यूब पर। अब तो काफी लोग बना रहे हैं, बट उस टाइम पे बहुत नया फीचर था। तो मैं क्या करता था, वीडियो बनाई, डिकोड किया किसी के बिजनेस को, और उस पर शॉर्ट्स बना दी। तो वहां से भी काफी ट्रैफिक आने लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्ट्स क्रिएटर भी बहुत कम थे यूट्यूब पर। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर काफी लोगों ने पूछा कि भाई आप काम क्या करते हो, क्या जॉब करते हो। तो मैंने फिर साथ साथ बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टिंग के ऊपर भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो अभी भी यही दोनों चीजें चल रही है, यूट्यूबर्स के बिजनेस को भी डिकोड कर रहा हूँ और साथ साथ करियर रिलेटेड चीजें भी बताता हूँ। तो आपने उस समय जॉब छोड़ दी थी जब स्टार्टिंग में कंटेंट बना रहे थे, जॉब के साथ साथ कर रहे थे? यार मैंने जॉब बहुत लेट जाके छोड़ी थी। तो 2022 के भी एंड में छोड़ी थी। तो मैं साथ में ही कर रहा था दोनों चीजें। तो मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था उस टाइम पर, क्योंकि मैं रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाता हूँ। व्लॉग्स बनाना फिर भी आसान होता है, बट रिसर्च में काफी टाइम लगता है, राइट, और रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वगैरह। और स्टार्टिंग में तो आप सब कुछ खुद ही करते हो। तो मैं जॉब के साथ साथ कर रहा था। तो मेरी जॉब 8-9 बजे तक तो चलती थी। उसके बाद 1-2 बजे तक मैं फिर यूट्यूब पर काम करता था। तो कम से कम 2-3 साल तक मैंने यूट्यूब और जॉब और काफी चीजें साथ में की है। तो इस साल जाके फाइनली मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन। बट उसके साथ साथ मैंने रिसेंटली एनालिस्ट क्लब भी लॉन्च किया है। तो वहां पर हम लोगों को हेल्प करते हैं बिजनेस एनालिस्ट बनने में, कंसल्टिंग फर्म क्रैक करने में। तो उस पर मैं 6 महीने से काम कर रहा था, साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा था। अभी भी दोनों चीजें चल रही है, बट हाँ, फुल टाइम मैंने इस साल से स्टार्ट किया है। तो आप क्या मतलब, जैसे मान लो कोई नया क्रिएटर है जो अभी जॉब कर रहा है या कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है, तो आप उन्हें भी क्या ये सेम एडवाइस दोगे कि आप भी जॉब के साथ साथ करो? जब आपको लगे कि वो आपकी जॉब को रिप्लेस करने के लायक, उसमें से आपको इनकम आ रही है, जो भी कर लो, आपको वो सस्टेन करने में हेल्प कर सकता है, देन आपको जॉब छोड़नी चाहिए, या एकदम से कंटेंट क्रिएशन में नहीं आना चाहिए? यार डेफिनेटली देखो, कंटेंट क्रिएशन का क्या है कि बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, बट अगर तुम रियलिटी देखोगे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि सिर्फ 1% जो प्रॉपरली कमा पाते हैं, और जो एवरेज है वो 16,000 रुपए पर मंथ ही है जितना क्रिएटर्स कमाते हैं। वो भी बहुत बड़े चंक में से बहुत कम लोग हैं जो 16,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, और उसमें से भी जो ढंग का 1-2 लाख रुपए प्लस कमा रहे हैं वो और भी ज्यादा कम है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन, अगर तुम सोच रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि तुम जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि वहां से पैसे बन रहे हैं, या फिर अगर तुम्हें लग रहा है ग्रोथ मिल रही है, तब जाके फुल टाइम तुम कर सकते हो। और एक और जो काफी कंट्रोवर्शियल चीज मैं बोलना चाहूंगा, कि जो कंटेंट क्रिएशन का कोई क्रिएटर भी है ना, तो उसकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत कम होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो एकदम से चढ़ जाते हैं, बट गिर भी बहुत जल्दी जाते हैं, राइट। और 4-5 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में रहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। मतलब टेक्निकल गुरुजी एक टाइम पे इतने ज्यादा चलते थे, आज उनके वीडियोस इतने कम हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको बचना है तो चाहे तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टेक बर्नर ने बहुत बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। या फिर बहुत ही कम यूट्यूबर्स है, ध्रुव राठी, रणवीर अलाहाबादिया, इन्होंने भी अपना कंटेंट चेंज किया विद टाइम। तो चाहे तो आप इवॉल्व हो जाओ, या फिर आप कोई क्रिएटर एंड बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम लाइफ टाइम होती है क्रिएटर की। 4-5 साल से ज्यादा करना बहुत मुश्किल है। एंड इवन अब तो शॉर्ट्स आने के बाद शॉर्ट्स क्रिएटर्स की तो लाइफ और भी ज़्यादा कम हो गई है, कि शॉर्ट्स में भी आपके पास तो, जो हम 4-5 साल की बात कर रहे हैं, वो तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो क्रिएटर बना रहा है, और बहुत उसमें भी बहुत जल्दी इनोवेशन कर रहा है। 4-5 साल भी अगर आप सेम कंटेंट 4-5 साल चलाने का सोच रहे हो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको भी ट्रेंड्स के साथ इनोवेट करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। और इवन अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो, फिर तो वो 4-5 साल घट के 1 साल में आ जाता है। हाँ, शॉर्ट्स क्रिएटर का तो और ज्यादा। और तुमने नोटिस भी किया होगा कि शॉर्ट क्रिएटर्स का क्या होता है कि एक वीडियो बहुत ज्यादा चल जाएगी, एक पे भाई 1-2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, दूसरी वीडियो पे हो सकता है 10-15 हजार आ रहे हैं,
राइट? तो भाई जो हम लोग वेरिएशन होता है बहुत ज्यादा होता है। मैं खुद एक शॉर्ट्स क्रिएटर हूँ, तो हम लोग 2 साल से लगातार अभी कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें 2 साल में हम उस चैनल पे 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स पर आ पाए हैं। आज भी ये होता है कि हमारी वीडियोस जो आप सेम जो आपने कहा कि एक वीडियो 1 मिलियन पे की, अगली वीडियो 10-20 हज़ार व्यूज़ पे भी रुक जाती है। वो उसे सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो। अभी हम लोग पर चैनल मंथली 60-70 वीडियोस बना रहे हैं, तब जाकर हम वो स्केल हर महीने टच कर पा रहे हैं कि 50 मिलियन 60 मिलियन व्यूज़ ऑन शॉर्ट्स ला रहे हैं, पर चैनल पे ला पा रहे हैं। बट वो स्टार्टिंग में करना और लॉन्ग टर्म तक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे और शॉर्ट्स में हम डेली एक कॉन्वर्जेशन करते हैं कि शॉर्ट्स में डेली की मतलब जद्दोजहद है। आपको डेली वो अपलोड दबाना है, डेली एक वीडियो पब्लिश करनी है, फिर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शैलो माइंड हो जाता है यार वो करने में, कि आप डेली हाँ लाइफ यार, के और पीछे भाग मतलब रहे हो। काफी डिप्रेसिंग भी हो जाता है यार। बहुत तुम देख रहे हो ज़्यादा। एक वीडियो, इनिशियली जो स्पेशली जो अभी आए हैं क्रिएटर्स जो बने हैं शॉर्ट्स में, वो देखते कि भाई 1-2 मिलियन पहुंच गया है, ठीक है, फिर दूसरी तीसरी रील भाई 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं। बहुत तो ज़्यादा। जो थोड़ा माइंडसेट जो खराब होता है ना कि भाई इतना अब क्यों नहीं चल रही शॉर्ट्स, फिर बंदा बहुत ज्यादा मेहनत करता है फिर भी नहीं चल पाती, राइट? तो आई थिंक वही यार, शॉर्ट्स में एक तो ये प्रॉब्लम है, रीच की प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम भी थोड़ा कम है। ऊपर से आई थिंक क्यों लोग क्रिएटर्स बन रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन, राइट? अगर तुम्हारे लोग फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो तुम और भी चीजें कर सकते हो, काफी सारी ब्रांड्स भी पूछती है, राइट? और तुम बिजनेसेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा भी एक्टर ले ले, उसका क्या, अगर उसकी मूवीज भी नहीं आ रही, स्टिल ही इज इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस ब्रांड्स, उसके फेस की वैल्यू है, राइट? और आई थिंक जब आप शॉर्ट्स के क्रिएटर होते हैं ना, तो वो फेस की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। डेफिनेटली। लाइक मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं एक इवेंट में गया था, ठीक है? तो मेरे उस टाइम पर बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, 30,000 ही थे सिर्फ, ठीक है? और एक इंस्टाग्रामर भी था, उसके शायद 2 लाख प्लस फॉलोअर्स थे। तो द थिंग इज कि काफी लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, क्योंकि ऑल्दो मेरे कम थे सब्सक्राइबर्स, बट फिर भी काफी लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। बट उस शॉर्ट्स क्रिएटर को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। सबको ये था कि भाई इसको देखा तो है कहीं, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, क्या काम होता है वो याद नहीं आ रहा। क्योंकि जब तुम देख रहे हो यार एक बंदे को यूट्यूब पर 10-15 मिनट की वीडियो, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं वो ब्रांड वैल्यू बनती है उस बंदे की। डेफिनेटली। बट शॉर्ट्स में ये थोड़ा नेगेटिव है। शॉर्ट्स में तो आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, बट आपके पास बस वो पहले तो स्प्लिट सेकंड का टाइम है उसे रोकने के लिए, देन सिर्फ 40-50 सेकंड 60 सेकंड मैक्स आपके पास वो टाइम है वो अपने आपको अपना कंटेंट कन्वे करने के लिए। तो वहाँ पर फेस वैल्यू कहाँ बनेगी, बहुत ही मुश्किल है। बहुत लंबे समय तक अगर आप शॉर्ट्स में कर पाए हो, देन आप एक फेस वैल्यू बनाने का सोच सकते हो। बट अमेजिंग। एंड मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो एजुकेशन करी, देन आपने जो जॉब करी, एंड देन अब जो आप कंटेंट बना रहे हो, क्या उस जॉब और क्या उस एजुकेशन ने भी आपकी हेल्प करी अब आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें? यार तो डिग्री ने इतनी हेल्प नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मैंने कंसल्टिंग में जॉब करी थी एज अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है? तो आई थिंक जॉब ने मेरी काफी हेल्प करी, क्योंकि मेरे को रिसर्च करना आ गया, राइट? काफी लोग मेरे से बोलते भी है कमेंट्स में कि भाई आप रिसर्च कैसे करते हो इतनी अच्छी, आप इनसाइट कैसे निकालते हो, राइट? सबके पास सेम इंटरनेट है, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन आती है, बट एक जो माइंडसेट होता है ना कि कैसे आप कौन सी इन्फॉर्मेशन से कैसा आपको डेटा निकालना है और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है, आई थिंक वो जो स्किल है वो काफी लोग लैक करते हैं। एंड ये चीज मेरे को जॉब नहीं सिखाई थी, जिसकी वजह से मैं बना पाया। और आई थिंक मेरी 5-6 वीडियो थी जो काफी ज्यादा चल गई, वायरल हो गई। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली यार डिग्री ने इतनी हेल्प नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ जॉब ने काफी ज्यादा हेल्प करी कंटेंट क्रिएशन करने में। इनफैक्ट अभी तक भी हेल्प करे यार। मतलब अब मैंने एनालिस्ट क्लब स्टार्ट किया है, तो इट्स काइंड ऑफ अ कंपनी ओनली। वहां पे हम प्रॉपर कम्युनिटी और कोर्सेज और लाइव क्लासेस चला रहे हैं, और उसको भी हम स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक वो चीज अभी तक मेरे को हेल्प कर रही है कि बिजनेसेस कैसे रन होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी काम होते हैं जो ऑडियंस को दिखाई नहीं देता। टीम मैनेजमेंट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, राइट, और कोलैबोरेशंस वगैरह करना। तो हाँ यार, डेफिनेटली जॉब ने काफी हेल्प करी है मेरी। अमेजिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आप अपने जो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के अराउंड वीडियोस बनाते हो कि उनका बिजनेस ब्रेकडाउन करते हो, तो उस टाइप के कंटेंट बनाने के लिए जो रिसर्च लगती है, मुझे लगता है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि उनके अराउंड बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज उनको आपको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहीं से कुछ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे आप वो जब आप किसी यूट्यूबर के अराउंड वीडियो बनाते हो तो वो प्रोसेस कैसी दिखती है आपके लिए? यार जैसे किसी के एग्जांपल लेते हैं, टेक बर्नर का ले लेते हैं, राइट? तो मैं यूजुअली पहले तो उनकी कंटेंट पर जाता हूँ कि वो कंटेंट कैसे डाल रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है। अब वो सबके लिए अवेलेबल है, बट वही तो कि आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है कि ये चीज इंसाइटफुल होगी, राइट?
और काफी सारी एजेंसीज के साथ भी मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड में, कि जो वो होता है ना कौन कितने चार्ज वगैरह करता है, राइट? तो वो भी वहां से भी थोड़ा आइडिया लगता है, और मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं ऑब्वियसली ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाता हूँ। तो मोस्टली रिसर्च यार यूट्यूब और मैं गूगल ही यूज करता हूँ, या न्यूज आर्टिकल्स वगैरह यूज करता हूँ, वहीं से आई थिंक कोई भी रिसर्च कर सकता है, बट इट्स लाइक कौन सा पॉइंट आपको उठाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो विद टाइम और कैसी स्क्रिप्टिंग चलेगी तो उसके हिसाब से आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और मेरा ऑब्वियसली कंसल्टिंग में भी एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से मैं बेटर कर पाता हूँ बेसिकली प्रेजेंट। एंड मुझे एक चीज़ बताना आप, कंटेंट क्रिएशन में जब हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें मेनली 4 या 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका आइडिया, देन आपका रिसर्च, राइटिंग, शूटिंग एंड देन लास्ट एडिटिंग। तो आपके अकॉर्डिंग जब आप एक वीडियो बनाते हो, इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग वायरल वीडियोस? एंड आप इन 5 स्टेप्स को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? ठीक है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आइडिया है, राइट? किस चीज पर वीडियो बनानी है। ठीक है, तुम्हें एक चीज देखनी पड़ती है कि क्या चीज डिमांड में है और किस चीज की वॉल्यूम कम है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी समय रैना पर, तो एक दिन में 85,000 प्लस व्यूज चलेगा एक दिन के अंदर। ठीक है, तो अब तुम्हें अब क्यों चली वो वीडियो बेसिकली, और ऐसे मैंने एक नीरज चोपड़ा पे भी बनाई थी, उसमें भी 2 लाख प्लस व्यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज अभी है ट्रेंडिंग और क्या चीज लोग जानना चाह रहे हैं और किस पर कंटेंट नहीं है, राइट? वो देखना पड़ेगा। तो मेरे को पता था समय रहना काफी ट्रेंडिंग है, उनका जो इंडिया गॉट लेटेंट है वो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, राइट? तो ऊपर से उसकी बिजनेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि समय रहना पैसे कैसे कमा रहा है। सबको पता है पैसे कमा रहा है, बट कैसे कमा रहा है, राइट? तो फर्स्ट तो सबसे पहले तो मैं आइडिया रखता हूँ, राइट, कि किस पे क्या वीडियो बनानी है, क्या इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए। सेकेंड चीज मेरे लिए स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मतलब आपको एक पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है ताकि लोग कनेक्ट करें। ठीक है, तो आई थिंक स्क्रिप्टिंग हुक क्या होगा और कितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है, कहाँ लोग बोर हो सकते हैं तो उसमें क्या ट्विस्ट डालना है। जैसे इस चीज में मेरे को ध्रुव राठी की स्क्रिप्टिंग बहुत पसंद है, तो मैं काफी सारे क्रिएटर्स को भी देखता हूँ कि भाई उनकी स्क्रिप्टिंग कैसे है। मोहक मंडल की भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो सोच बाय मोहक जो है, तो उनकी भी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो उसमें से मेरे को 1-2 चीजें जो मिलती है वो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट में भी डालूं। आदित्य सैनी की भी स्क्रिप्टिंग बहुत पसंद है। तो यार ऐसे ही तुम सीखते हो, बाकी क्रिएटर्स को देखो, उनको डिकोड करो कैसे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो ये सेकंड चीज मेरे को स्क्रिप्टिंग लगती है, और फिर एडिटिंग वगैरह है और थंबनेल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइडिया, फिर स्क्रिप्टिंग, उसके बाद एडिटिंग एंड देन थंबनेल। अभी अभी आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है, फिर आप खुद लिखते हो? या स्क्रिप्ट्स मोस्टली खुद ही लिख रहा हूँ, बट मैंने एक सपोर्ट रिसर्चर भी हायर किया हुआ है, तो मेरे को हेल्प करता है रिसर्च वगैरह करने में। बट हाँ, आई थिंक स्क्रिप्टिंग मेनली तो मेरे ऊपर ही है। मैंने ट्राई किया हुआ था उसको आउटसोर्स करने का, एक बार बीच में मैं फुली डिपेंडेंट हो गया था, बट उसके बाद मेरे व्यू सिग्निफिकेंटली डाउन चले गए। ट्रू। ठीक है, आई थिंक वो ही एक चीज है यार, तुम जो स्क्रिप्टिंग और जो तुम सोच रहे हो, राइट, वो सबको यूनिक है और उसको आउटसोर्स करना बहुत मुश्किल है। तुम हेल्प ले सकते हो किसी से, मैं डेफिनेटली एक रिसर्चर से हेल्प ले रहा हूँ, वो रिसर्च वगैरह करता है, स्क्रिप्टिंग भी करता है, बट फाइनल मेरे ऊपर ही होती है। मेरे को भी खुद की रिसर्च डालनी पड़ती है, उसमें काफी चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट? तो हाँ, अभी तो मोस्टली 2 ही लोग हैं जो कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग और रिसर्चिंग। एंड आई थिंक स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट हमने भी बहुत ट्राई करा है आउटसोर्स करने का, इवन शॉर्ट्स के लिए, लॉन्ग के लिए। बट एडिटिंग आप बहुत आसानी से आउटसोर्स कर सकते हो, वो अपना अपना स्टाइल है, जिसको जैसा पसंद है वो कर सकता है। बट राइटिंग आई गेस ऐसा पार्ट है जिसे आप बहुत मुश्किल है जिसे आउटसोर्स करना, अनटिल अनलेस आपके पास एक इंटरनल टीम नहीं है जो आपके साथ बैठकर काम कर रही है, तब तक आप उसे आउटसोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कैसे हुक्स रखोगे, कहाँ पर आपकी स्टोरी ब्रेक होगी, कहाँ पर वो पैटर्न ब्रेक करोगे, कैसे पूरा व्यूअर को लेके जाओगे एंड, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। राइट, मेरा भी यार वही जैसे मैं बता रहा था कि मैंने रखा था, बट मेरे व्यू सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए जब मैं जस्ट पढ़ने लग गया स्क्रिप्ट। ठीक है, तो एक सबका ना एक फॉर्म भी होता है, कौन कैसे बोलेगा। तो आपके वर्ड्स कोई और नहीं लिख सकता, आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कोई सपोर्ट कर दे, जैसे अभी भी मेरे को कोई सपोर्ट कर रहा है, बट द फाइनल थिंग इज कि मेरे को ही रिसर्च करनी पड़ेगी उसमें क्या पॉइंट्स ऐड करने और क्या स्क्रिप्टिंग में होगा। एट द एंड आई थिंक क्रिएटर को कहीं ना कहीं करना पड़ता है ये सारी चीजें। और जब आप खुद स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको ज़्यादा बेटर, आप बोल भी ज़्यादा बेटर पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ तो आप ज़्यादा बेटर बोल पाते हो, इंस्टेड कि जब मैंने किसी की स्क्रिप्ट पढ़ के बोल दिया। हाँ हाँ, पढ़ के बोलने से लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई पढ़ के बोल रहे हैं। वो भाई लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। 1-2 वीडियो मैंने किया था तो लोगों ने कमेंट भी कर दिया था
कि भाई ऐसा लग रहा है तुम टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ है। तो आई थिंक वो होता है। और आई थिंक एक दो वीडियो में मैंने ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि डज दैट वर्क, क्योंकि भाई स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम जाता है। मतलब मेरे को एक वीडियो बनाने में एक हफ्ता ही निकल जाता है ऑलमोस्ट, प्रॉपरली रिसर्च करके, स्क्रिप्टिंग करके, रिकॉर्ड करके, फिर एडिट आती है, उसको चेंजेस करने में एक वीक तो निकल ही जाता है। तो आई थिंक वो चीज तुम बिल्कुल भी आउटसोर्स नहीं कर सकते यार। मतलब मैंने करके देखा बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, तो अब मैं सपोर्ट ले रहा हूँ रिसर्च की, बट स्क्रिप्टिंग और फाइनली मेरे को एक दो दिन लगा के करना ही पड़ता है। सपोर्ट में आप क्या मतलब कैसे सपोर्ट लेते हो, क्या करते हैं जो आपके रिसर्चर हैं? यार हम लोग बेसिकली स्नेहिल है उसका नाम, तो हम लोग बैठते हैं और हम टॉपिक यूजुअली मैं ही सजेस्ट करता हूँ। और द थिंग इज मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है दिमाग में, तो थोड़ा सा मैं रिसर्च भी करता हूँ कौन से टॉपिक पर हम बना सकते हैं, और या फिर ट्रेंडिंग में जो होता है, या फिर जो मेरे को लगता है सही होगा, तो टॉपिक तो मैं ही सजेस्ट करता हूँ। फिर हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार क्या क्या डाल सकते हैं इस चीज में, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे पास, या कौन सी वीडियोज है। तो थोड़ा वो सजेस्ट करते हैं कि इस वीडियो में मेरे को ये वाला पार्ट मिला है, थोड़ा मैं सजेस्ट करता हूँ, तो हम लोग साथ में बैठ के ही करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक मीटिंग तो होती है हमारी, तो हफ्ते में 3-4 मीटिंग्स तो होती है स्क्रिप्टिंग और रिसर्च के वो लिए। रिमोट रिमोट है वो लोग हाँ या हाँ आप साथ? रिमोट ही है। हाँ रिमोट ही है। बट वो ये है, हफ्ते में 3-4 मीटिंग्स करनी पड़ती है, बैठ के डिस्कस करना पड़ता है। तुम पूरा आउटसोर्स नहीं कर सकते, कोई और लिख के देगा, राइट। आपका आपका एक वीडियो, जैसे अभी आपने समय रहना पर एक वीडियो बनाई, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आपको जनरली बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो आइडिया से लेकर उसे प्रोड्यूस करने तक, लास्ट तक। तो आपका अभी टर्न अराउंड टाइम कितना रहता है, कितने टाइम में एक वीडियो प्रोड्यूस कर लेते हो जब आपको आइडिया आता है? यार एक वीक तो लग जाता है हमें, मतलब हम्म। आइडिया से लेकर एकदम फाइनल आउटपुट तक। इट टेक्स अ वन वीक अराउंड, या एंड यूट्यूब पर एक बहुत ज़्यादा मतलब डिबेटेड टॉपिक है कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए वीडियोस को लेकर। तो आपके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और मतलब कितना फ्रीक्वेंसी पर आपको वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए? यार यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है वैसे। मैं कहता हूँ मंथ की एटलीस्ट एक, मतलब वो डिपेंड करता है तुम्हारी क्वांटिटी पे तुम्हें जाना है, क्वालिटी पे तुम्हें जाना है। कुछ क्रिएटर्स है वो लिटरली भाई 6 महीने में भी एक वीडियो डालते हैं, राइट। कुछ है जो महीने की 2 वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे मैं हर हफ्ते डालता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बट आई थिंक जब व्हेन यू स्टार्टिंग आउट ना, जब एकदम स्टार्टिंग में, तो आई थिंक तुम बढ़ा सकते हो अपनी क्वांटिटी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या चलने वाला है क्या नहीं। तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कर सकते हो, बट बाद में तुम्हें क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी इन जनरल ऐसे कि वीक की एक वीडियो तो आ जानी चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो यार मैं वीक की 2 वीडियोस डाल रहा हूँ। तो एक मेरी यूट्यूबर्स डिकोडिंग पर होती है, और दूसरी मेरी करियर से रिलेटेड होती है। तो अभी मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि जो करियर वाली वीडियोस है उसमें मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो मेरे को खुद ही करनी पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा करियर है, मेरे को ज्यादा बेटर पता है, वो उसको तो मैं आउटसोर्स कर ही नहीं सकता, राइट। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बट उसमें क्या है कि मेरी नॉलेज है, तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे को बस पॉइंट नोट डाउन करने पड़ते हैं, ये पॉइंट मैं कवर करूंगा वीडियोस में। और स्क्रिप्टिंग भी नहीं करता मैं, सीधा वीडियो चला के मतलब बोल देता हूँ करियर वाली वीडियोस में। बट जो दूसरी वीडियोस है उसमें काफी टाइम लगता है, एक हफ्ता लग जाता है। एंड आई थिंक वही चीज़ आपकी हेल्प भी कर रही है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने में, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूट्यूबर्स डिकोडेड वाली सीरीज चलाते रहोगे, बाकी लोगों के ऊपर वीडियोस बनाओगे, तो फिर वो वही चीज़ पे सारी ऑडियंस हो जाएगी कि अब नए यूट्यूबर के बारे में भी जानना है, अभी जानना है। बट एक वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके प्रोडक्ट्स भी खरीदे, जो आपको फेस वैल्यू भी जहाँ पर आपकी बने, वो वहीं बनेगी जहाँ आप थोड़ा सा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो ऑडियंस के साथ। इज दैट करेक्ट? राइट राइट यार, और दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब मैं इंफरटेनमेंट तो बनाते ही हूँ, वो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ी नॉलेज मिल गई। बट मेरा मेन एम लोगों को गाइड करना भी यार, उनके करियर में हेल्प हो जाए, राइट। और जो मेरी कोर चीज है वो है कि मेरे को हेल्प करना है लोगों को बिजनेस एनालिस्ट बनने में। अभी आपकी रिसेंट वाली वीडियो मैं देख रहा था, समय रैना वाली वीडियो, हमने अभी ऊपर बात भी करी उसके बारे में। तो एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है एज कम्पेयर टू योर बाकी वीडियोस। वो एक दिन में 85,000 90,000 व्यूज़ के अराउंड जा चुकी है। आपके अकॉर्डिंग, एक तो चलो टॉपिक मान लिया कि हमने टॉपिक बहुत बढ़िया था, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट उसके अलावा आपके अकॉर्डिंग और कैसे क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने आपकी मदद करी वो वीडियो को एकदम से पुश मिलने में, और वो ऑब्वियसली वो 100K 500K तक 1 मिलियन व्यूज़ तक भी जा सकती है। आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मदद करी उस वीडियो को इतना ज़्यादा पुश देने में, अगर उसे ब्रेक डाउन करोगे थोड़ा सा? हाँ राइट, तो मैं यार थोड़ा बैकग्राउंड सीन्स बता देता हूँ इस वीडियो का क्या था। तो जो मैंने तुम्हें बताया कि मेरा एक रिसर्चर है, हम दोनों ने बैठ के बनाई थी, वो स्क्रिप्ट करी थी, ठीक है। तो उसने मेरे को कोई हुक्स वगैरह दी कि ये हुक कर सकते हैं, बट मैंने 2-3 दिन लगा के उसको काफी स्क्रिप्ट को काफी ज्यादा चेंज कर दिया था, उसके हुक्स चेंज किए थे,
और मैं बेसिकली अपने स्क्रिप्ट राइटर को सिखा भी रहा हूँ और खुद भी करता हूँ, तो हम लोग ये चीजें काफी डिस्कस करते हैं। स्क्रिप्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार उसमें जो चीजें काम करी वो था हुक। सबसे पहले उसका हुक बहुत अच्छा था। ठीक है, तो समय रैना ने दिल्ली में शो किया था जो हाउसफुल चला गया था, और मतलब बहुत क्रेजी गया था। टिकट्स 2000 रुपीज थी। तो आई थिंक वो जो हुक होता है ना, मॉनेटरी हुक जो होता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मॉनेटरी एंगल लाओ उस वीडियो में, तो आई थिंक दैट वर्क्स। ठीक है, ऊपर से आई थिंक हमने उसमें पूरी उसकी स्टोरी कवर की है कि कैसे वो एक नॉर्मल इंजीनियर से लेकर आज मल्टी मिलियनर स्टैंड अप कॉमेडियन है, और उसने लिटरली काफी चीजें एक्सेप्शनल की है जो किसी और ने नहीं की। जो भी वो शो ला रहे हैं, जो भी उसके नए कॉन्सेप्ट है, वो काफी बढ़िया है। तो हाँ यार, स्क्रिप्टिंग इसकी ऐसी हुई थी कि इसका हुक बहुत अच्छा बनाया था हमने, एक मॉनेटरी हुक बनाया था। और जो अगर तुम वीडियो देखोगे तो प्रॉपर स्टोरी लाइन है उसमें, जिसमें अप एंड डाउन्स भी है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दैट वीडियो वर्कड। और लास्ट में हमने सोर्सेज ऑफ इनकम भी कवर किए, जिसमें काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपकी वीडियोस में हुक्स कैसे डिसाइड करते हो कि हुक्स कैसे होने चाहिए, पर वीडियो के हिसाब से कैसे डिफाइन करते हो कि इसमें ये हुक हो सकता है? बिकॉज हुक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वीडियो का। इंट्रो जो मतलब अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो इंट्रो कह लो वन, और आप उसमें क्या ड्यूरेशन भी देखते हो कि इतना 1 मिनट या 2 मिनट का इंट्रो होना चाहिए, और वो कैसे डिसाइड करते हो आप? भाई तो वो हर वीडियो के लिए डिफरेंट रहता है। ठीक है, और मैं कुछ सीक्रेट्स बता ही देता हूँ आज इस पॉडकास्ट में। तो अगर मैंने ना काफी सारे यूट्यूबर्स को स्टडी किया है प्रॉपरली, आदित्य सैनी और ध्रुव राठी और सोच बाय मोहक वगैरह, राइट। उन अगर तुम उनकी भी वीडियोस देखोगे, उन वीडियोस में एक दो हुक होते हैं जो काफी ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, एक हुक होता है जिसमें यू स्टार्ट विद अ स्टोरी, जिसमें जैसे ध्रुव राठी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 11 जून 2020 हाँ। को ये हुआ था, वो एक इंसिडेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो स्केल अप करता है उस इंसिडेंट को, कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अर्जुन, 11 जून 2020 को अर्जुन ने कुछ किया। फिर अर्जुन अकेले नहीं है जिन्होंने ये चीजें की, ऐसे 1 लाख लोग और हैं, राइट। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग हुक हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट विद द स्टोरी, और फिर तुम एक टॉपिक पर आते हो और फिर उस टॉपिक को एलैबोरेट करते हो। तो आई थिंक काफी सारी मेरी वीडियोस में भी वही सेम स्ट्रैटेजी यूज होती है। और दूसरी चीजें जो आदित्य सैनी करता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करता है। वो ना काफी पर्सनलाइज कर देता है कि सोचो आप आज एक जॉब में काम कर रहे हो, आपको 50 साल तक जॉब में काम करना है, तो एक पर्सनलाइज चीज कर देते हैं कि आप कर रहे हो। तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुक बन जाते हैं। तो आई थिंक यही 2-3 हुक्स है जो काफी ज्यादा चलते हैं, और भी ऑब्वियसली हर टॉपिक के हिसाब से डिफरेंट हुक होता है, बट हाँ ये एक दो हुक है जो काफी लोग यूज करते हैं। मुझे समझ आया कि आपको ये दो तो आपने जो बताया बताया, बट इसके अलावा आप जिस भी नीश में काम कर रहे हो, आपको आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बाकी यूट्यूबर्स को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कि खुद से ही बिल्कुल आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं बिल्कुल ही कुछ नया बना दूंगा, वो चलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट जो ऑलरेडी चल रहा है उसी में कुछ आप यूनिक टच ऐड करके कुछ नया बना सकते हो, तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्क करेगा। आपने क्या नोटिस करा है कि आपकी वीडियोज़ की कौन सी लेंथ, आइडियल लेंथ क्या है जो वो वर्क करती है, इंट्रोस की और ओवरऑल वीडियो की? यार मैं लेंथ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, मेरा फोकस ना इन्फॉर्मेशन पर होता है, और वो एक कंप्लीट पैकेज हो वीडियो, राइट, उस पर मेरा ज्यादा फोकस होता है। मैं ये नहीं करता कि मेरे को 8 मिनट की चाहिए, 10 मिनट की चाहिए, 20 मिनट की चाहिए। मेरा है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, अब वो चाहे 8, 9, 10, 15, 20 मिनट में हो, राइट। तो मेरा टाइम पे इतना फोकस नहीं है, मेरा फोकस है कि वीडियो प्रॉपरली बने। सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे होनी चाहिए। हाँ तो अभी आपका वॉच टाइम, और अगर वो आप शेयर कर पाओ तो वॉच टाइम और CTR कितना रहता है एवरेज, जो वेल परफॉर्मिंग वीडियोस होती हैं? भाई, अभी मैं तुम्हें समय रहने का ही बता देता हूँ एक सेकेंड, मैं अभी फोन पे चेक करता हूँ कितना गया है उसका। यूजुअली 3 मिनट्स 3 मिनट्स 30 सेकेंड से लेकर 4 मिनट्स तक होता है। बाकी समय रहने का मैं तुम्हें बताता हूँ। यार एवरेज व्यू ड्यूरेशन अराउंड 4 मिनट्स है, 4 मिनट्स 4 सेकेंड। ठीक है, तो इतना ही रहता है, मतलब 3 मिनट्स 30 सेकेंड से लेकर 4 मिनट समथिंग तक ही रहता है यूजुअली मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन। और CTR अराउंड 7% रहता है, स्टार्टिंग में 8-9% रहता है, बाद में वो एवरेज आउट हो जाता है, 7% के अराउंड हो जाता है। तो वो है। ये तो वीडियो टू वीडियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता होगा। एवरेज आप मान सकते हो कि 35 to 40% आपका वीडियो की लेंथ का वॉच टाइम होगा, एंड वही 6 to 10% के बीच कहीं भी वेरी कर सकता है। हाँ हाँ, तो उतना ही होता है क्योंकि मेरी वीडियोस 10 मिनट के अराउंड होती है, तो वही 35-40% का बहुत होता है। अच्छा है। मतलब आप 10 मिनट्स की वीडियो पे 4 मिनट 5 मिनट रोक के रख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ,
तो वही। ऑल राइट, ये तो था कंटेंट क्रिएशन। अभी नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में, कि अभी बहुत सारे इंडिया में क्रिएटर्स निकल कर आ रहे हैं, मतलब मोस्टली लोगों को इसी बारे में जानना होता है कि मोनेटाइजेशन कैसे हो सकता है यूट्यूब पर, पैसा कैसे कमाते हैं लोग यूट्यूब पर। तो सब कुछ एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। मैंने देखा कि आपके चैनल पर अभी लास्ट मंथ में लाइक 500 के, मतलब ओवरऑल 600 के अराउंड व्यूज़ हैं, बट उसमें से 550 के अराउंड जो है वो लॉन्ग के व्यूज़ हैं। तो आई एम गेसिंग कि एड रेवेन्यू सिर्फ स्टैंड अलोन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो अभी इफ़ यू कैन शेयर, तो क्या आप अपने चैनल का आरपीएम शेयर कर सकते हो, खाली नॉट द फुल एड रेवेन्यू, सिर्फ आरपीएम जो आपकी कैटेगरी में होता है। एंड उसके अलावा जैसे अभी आप एक फुल टाइम क्रिएटर हो, ठीक है, तो आपको आपके चैनल के एक्सपेंसेस भी होंगे, ऑब्वियसली चैनल को वीडियोस प्रोडक्शन करने का भी एक्सपेंस होता है। तो वो कैसे, वो उसे बेयर करने के लिए आप क्या क्या मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हो? राइट, तो यार मैं बता देता हूँ यूजुअली लोग कहाँ से पैसे कमाते हैं एज अ यूट्यूबर, राइट। तो सबसे पहले तो यूट्यूब एडसेंस ही है, ठीक है। तो मोस्टली यूट्यूब एडसेंस है, बट हाँ, यूट्यूब एडसेंस इतना अच्छा नहीं है। तुम मतलब मेरा लो या किसी का भी लो, तो यूट्यूब एडसेंस इतना बढ़िया नहीं है। काफी लोग मेंबरशिप भी करते हैं इसके लिए, तो एक यूट्यूब मेंबरशिप भी है, बट बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं। आई थिंक मोस्टली इफ यूर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आपका ज्यादातर एड रेवेन्यू, ज्यादातर पैसा स्पॉन्सरशिप से आता है, जो ब्रांड्स वगैरह आते हैं। और वो मेरे लिए नहीं, वो सब सारे यूट्यूबर्स के लिए है। सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स ब्रांड से कमाते हैं, उसके बाद एडसेंस वगैरह आता है। और मोस्टली यही 2-3 चीजें होती है जिसके थ्रू क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, राइट। बट इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज ना बहुत फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। अगर आपके व्यूज आए, नहीं आए, या फिर चैनल पे स्ट्राइक आ गया, तो वो भी इशू होता है। ब्रांड्स का भी यही रहता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, राइट। किसी महीने 3-3 4-4 ब्रांड्स भी आ जाते हैं, किसी महीने बिल्कुल ब्रांड्स नहीं आते, राइट। तो वही जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे कि इफ यू वांट टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट, यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो क्रिएटर लेड बिजनेस आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपको मतलब एक फ्यूचर प्रूफ करियर चाहिए इस चीज में। इनफैक्ट आप देख भी रहे होगे, काफी सारे बिजनेसमैन है जो अब क्रिएटर्स बन रहे हैं, जैसे निखिल कामत भी निखिल है। कामत प्राइम एग्जांपल। निखिल कामत प्राइम एग्जांपल है। और जो क्रिएटर्स और बिजनेसमैन बन रहे हैं, टेक बर्नर, रणवीर अलाहाबादिया वगैरह है। और भी बहुत सारे यार, जो उसमें आए थे, शार्क टैंक में भी आए थे काफी सारे फाउंडर्स, अब आपको कंटेंट क्रिएट करते ही दिखेंगे। तो आई थिंक वो जो ऑर्गेनिक सेल्स होती है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको क्यों लगता है कि इतने सारे बिजनेस ओनर्स जो ऑलरेडी बिलियनर्स मिलियनर्स हैं वो कंटेंट में आ रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? यार देखो, मोस्टली 2 रीजन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कि उनको अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस प्रमोट करनी है, वो तो है ही। कोई भी क्रिएट, जो भी बिजनेसमैन होगा, वो कंटेंट वगैरह बनाएगा, उससे वो ज्यादा ऑडियंस को केटर कर पाएगा। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है चाय सुट्टा बार। वो काफी सारे पॉडकास्ट वगैरह पर आए, राइट। उनकी पूरी ब्रांड वैल्यू बनी, और उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया है, मेरे बिजनेस का टर्नओवर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी ना इमेज बनाओ, पर्सनल ब्रांडिंग करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेस्ला का भी एग्जांपल हम ले ले, इतनी बड़ी कंपनी है टेस्ला, वो भी एलन मस्क की वजह से ही चल रही है। उनकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से उनकी कंपनी चल रही है। आई थिंक वो प्राइमरी रीजन होता है फाउंडर्स का, ठीक है। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है हायरिंग का, ठीक है। अगर आपका ब्रांड का नेम, आपकी कंपनी का नाम है, लोग जानते हैं उसको, तो आपके लिए हायर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लोग देखते हैं कि ठीक है, कम सैलरी मिल रही है, बट हम इस ब्रांड से थोड़े यूज टू है, हमें पता है। ट्रस्ट आई हो थिंक जाता वो है। भी काफी ज्यादा, हाँ, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक अंकुर वारिकू ने ये चीज बोली थी कि जब वो ग्रुपॉन्स में काम कर रहे थे, तो उन्होंने साथ साथ कंटेंट बनाना भी शुरू किया, ताकि वो अच्छे से अच्छे लोगों को हायर कर पाए, ब्रांड इमेज भी बने, उनकी रीच भी बढ़े। तो आई थिंक ये 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मोस्टली बिजनेसमैन या स्टार्टअप फाउंडर्स स्टार्ट करते हैं कंटेंट। एंड डू यू थिंक कि अगर हमें यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं क्रिएटर स्पीक्स पे कि भैया पैसा कैसे बनाए यूट्यूब पर, मतलब कैसे पैसा बना सकते हो, तो एक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक मिसकंसेप्शन भी है कि यूट्यूब पर और इवन इन जनरल सोशल मीडिया पर पैसा बनाने के लिए आपको बहुत सारे व्यूज़, मिलियंस ऑफ व्यूज़ चाहिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सही है, बिकॉज सोशल मीडिया जैसे अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिनके थ्रू आप पैसा बना सकते हो। आप एज अ वीडियो एडिटर, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, जो बैक एंड की जॉब्स हैं वो भी बहुत इन डिमांड जॉब्स हैं। तो उस पर आपका क्या थॉट है कि और ऐसी कौन सी जो जॉब्स हैं जिनके साथ क्रिएटर्स बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं?
यार सबसे पहली चीज है कि आपको ना इस माइंडसेट के साथ यूट्यूब पर आना नहीं चाहिए कि आपको पैसे कमाने हैं, राइट? क्योंकि अगर आप उस माइंडसेट से आओगे ना पैसे कमाने हैं, तो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। ठीक है, अब मेरे को पता है कि फाइनेंस में ज्यादा पैसा है। ठीक है, फाइनेंस जैसे ऑब्वियसली कुछ नीश में ज्यादा पैसा होता है, फाइनेंस या बिजनेस रिलेटेड में थोड़ा ज्यादा पैसा होता है कंपेयर टू एंटरटेनमेंट या व्लॉग्स वगैरह, राइट? बट अगर आप उस माइंडसेट से चलोगे ना कि भाई फाइनेंस में ज्यादा पैसा है, तो आपको जैसे नॉलेज नहीं होगी फाइनेंस की, तो आप ढूंढ के बनाओगे, फिर आप बोर हो जाओगे कुछ टाइम बाद। आप खींच लोगे 1-2 हफ्ते, 10-15 वीडियो बना दी, उसके बाद आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट ही नहीं, आप तो सिर्फ पैसे के लिए आए थे, तो फिर आप बनाना बंद कर दोगे, और अगर व्यूज वगैरह नहीं आए तो आपका एकदम ही जो मोटिवेशन है डेड हो जाएगा। तो आई थिंक वही मेन इशू है। काफी लोग, मैं भी जैसे स्टार्टिंग में यार मेरा भी ये नहीं था कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन में जाना है, भाई यही करना है, राइट? अभी भी इतना नहीं है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि आज है कल नहीं है, मतलब 2-3 साल बाद किसी का भी हो सकता है राइट? कोई ना चले। तो आई थिंक वही मेन चीज है, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स अलोंग विद दैट। वो आपको सपोर्ट करेगा, कंटेंट क्रिएशन आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, आपका मेन इनकम सोर्स कुछ और होना चाहिए। बाकी कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मेरे को एक काफी इंटरेस्टिंग क्रिएटर मिला था, तो वो टेक क्रिएटर है, ठीक है? और उसके व्यूज देखोगे ना तो उसके व्यूज ज्यादा नहीं आते, अगर वो आज वीडियो डाल रहा है ना तो उसके 2-3 हजार व्यूज ही आएंगे, ठीक है? बट उसकी वीडियोस ना एवरग्रीन वीडियोस है, तो वो चलती रहती है, तो कभी भी कोई सर्च करता है तो उसकी वीडियोस देखता है, तो उसकी वजह से उसका एड रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि वो एवरग्रीन वीडियोस है। आज उसने वीडियो डाली तो हो सकता है व्यूज ना आ रहे हो, बट जब लोग उसकी प्लेलिस्ट देखना शुरू करते हैं ना, तो काफी ज्यादा उसका एड रेवेन्यू आ जाता है। और उसने क्या किया, उसने काफी क्रिएटर्स जैसे सौरभ जोशी टाइप भी हो गया, बहुत क्रिएटर्स है जो जिनको पता है शायद आज से 4-5 साल बाद ना चले हम लोग, बट वो 2-3 साल में इतना पैसा कमा लेते हैं ना कि वो फिर उसको इन्वेस्ट वगैरह कर देते हैं। तो ये भी काफी क्रिएटर्स कर रहे हैं, जो काफी बैकग्राउंड की चीजें होती है कि उन्होंने कमा लिया बहुत सारा पैसा, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो चले या ना चले उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी काफी बहुत चीज है। इंटरेस्टिंग अभी आपने पॉइंट बोला कि एवरग्रीन वीडियोस एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि आज वीडियो डाली कल उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी वीडियोस बनाओगे जो बहुत सालों साल जो रेलेवेंट रह सकती हैं, देन आप बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रेवेन्यू बना सकते हो। उसे आने वाले 5 साल तक आप उस सेम वीडियो से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ये सेम चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मैंने कुछ शॉर्ट्स क्रिएटर से भी बात करी थी, और उनके साथ मुझे लगा कि शायद ये नहीं समझ रहे हैं, बट हमारे चैनल के साथ ऐसा केस है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस हैं जो हमने 7-7 8-8 महीने पहले डाली थी, शॉर्ट वीडियोस डाली थी, लेकिन वो टॉपिक ऐसे थे जो एवरग्रीन काइंड ऑफ टॉपिक्स थे। तो उन पर आज 10 मिलियन व्यूज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो 10 मिलियन व्यूज़ आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स में वो हर महीने मिलियन 1 मिलियन लाता जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि हमारा ओवरऑल जो रेवेन्यू बन रहा है शॉर्ट से, वो बहुत इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि हमारे चैनल पर इतनी एवरग्रीन वीडियोस हैं, तो एक बेस लाइन रेवेन्यू इतना आएगा। हालांकि वो शॉर्ट्स में बहुत फ्लक्चुएट करता है, आई नो, बट स्टिल अगर आप लॉन्ग पे ये चीज़ बहुत सक्सेसफुली कर पाओ, जैसे ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत, इनके चैनल की जो वीडियोज़ हैं मोस्टली वो इस टाइप की वीडियोज़ हैं, एवरग्रीन वीडियोज़ हैं। अब ध्रुव राठी इस समय 150 मिलियन व्यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग वीडियोज़ पे। वो सारी नई वीडियोज़ की थोड़ी हैं, उसमें बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं जो अभी भी चल रही हैं। एंड 150 मिलियन व्यूज़ का क्या, कई करोड़ों रुपए का रेवेन्यू बनेगा। और मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो काफी सारे यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं। वो 3 टाइप की वीडियोस बनाते हैं यूजुअली। एक हो गई आपकी एवरग्रीन वीडियो, जिसपे मैंने आपसे बात करी कि वो हमेशा चलेगी, ठीक है? दूसरी होती है ट्रेंडिंग के ऊपर, कि आज कौन सी चीज ट्रेंडिंग है उस पर वीडियोस बनाते हैं। तीसरी होती है कि एक कोर वैल्यू जो आपकी है, ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट करे, राइट? उस पर भी काफी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। तो ये 3 वीडियोस अगर आप बनाओगे ना, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके लिए, कि आपको एवरग्रीन व्यूज भी मिलेंगे, आप ट्रेंडिंग लोग, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे जो ऑडियंस आएगी वो भी आपको मिलेगी, और थर्ड है कि वो ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी करेगी। ऑल्दो इन तीनों के व्यूज अलग होंगे। जो डेफिनेटली। ट्रेंडिंग होगी उसके सबसे पहले व्यूज आएंगे, सबसे ज्यादा आएंगे। जो एवरग्रीन होगी उसकी स्लोली स्लोली आएंगे, और जो कोर वाली होगी उस पर सबसे कम व्यूज आएंगे। बट वो आपकी एक्चुअल लोग होंगे जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। तो आई थिंक ये 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाती है आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो। और अब मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुली ये सेम चीज़ आप अपने चैनल पे कर भी रहे हो, कि आपकी जो बिजनेस एनालिस्ट वाली वीडियोस होती हैं वो आपकी कोर वैल्यू से कनेक्ट करती हैं। फिर जो आप यूट्यूबर्स का अराउंड बना रहे हो वो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत सक्सेसफुली आप उसका ब्लेंड बना पा रहे हो। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो यार मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मैं खुद भी यूज करता हूँ, एंड इट्स वर्किंग फॉर मी। तो यार डेफिनेटली काफी लोग ट्राई कर सकते हैं चीजें। और ये सभी क्रिएटर्स के लिए काम करेंगे। मतलब वही है कि थोड़ा सा पता होना एंड एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, कि एक चीज़ पता होने के बाद वो कितनी जल्दी आप उसे एग्जीक्यूशन में ला पा रहे हो। इसमें बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मैंने उसमें
देखा था, वो पैडी गैलोवे करके वो है यूट्यूब एनालिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बताया था, CCN फ्रेमवर्क। उन्होंने बोला था कि अगर आपको एक वायरल वीडियो बनानी है तो आपको ये 3 टाइप की ऑडियंस पता होनी चाहिए, और उनके और आपकी जो वीडियो है वो अगर वो तीनों टाइप की ऑडियंस को हिट करती है देन यू हैव अ वायरल वीडियो। CCN क्या है? कोर, कैजुअल और न्यू। अगर आपकी वीडियो सबसे पहले आपके जो कोर ऑडियंस है उसको टारगेट कर रही है, वो देख पाएगी, देन इट्स ऑल गुड। सेकंड, अगर वो ही सेम वीडियो आपके कैजुअल ऑडियंस जो कभी आपका कंटेंट देख लेती है कभी नहीं देखती है, उसको टारगेट कर रही है, तो अमेजिंग। एंड लास्ट जो नए व्यूअर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई बहुत ही नीश बेस्ड वीडियो बना दी है तो नए व्यूअर्स देख के समझेंगे ही नहीं पहली बात उस, तो अगर आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा वेल पैकेज्ड है, आपका थंबनेल इस तरीके से बना हुआ है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी कोई नया बंदा आके समझ सकता है, देन यू हैव अ वायरल वीडियो। राइट। और वो आपकी वीडियोस में अभी मैं देखा समय रैना वाली वीडियो काइंड ऑफ उसी तरह की वीडियो थी जो चल रही है, बहुत बढ़िया वीडियो है वो। सो अमेजिंग वर्क ऑन दैट। ऑल राइट, तो अभी आप बात करते हैं आपके कोर्स के ऊपर। बहुत बढ़िया आपने कोर्स लॉन्च करा है, सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट अगेन। बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया में भी ऐसे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि कोर्स वाली जो मार्केट है ना, बहुत ही इस पर नेगेटिव सा एक वो बना हुआ था पर्सोना, कि लोग कोर्सेज लॉन्च करते हैं तो लाइक वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया, सस्ते 400-500 रुपये का कोर्स लॉन्च कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। बट आपने बहुत ही एक अच्छा सॉलिड कोर्स लॉन्च करा है एंड उसका रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये जानना है कि जब आप एक कोर्स लॉन्च करते हो तो कोर्स लॉन्च करने के पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एक ऐसा अच्छा कोर्स बनाने में? यार मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, स्पेशली जब आप एक प्रॉपर स्किल बेस्ड कोर्स बना रहे हो। तो जैसे आपने कहा कि काफी नेगेटिव इमेज भी होती है कोर्सेज की, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, कौन से कोर्सेज बेकार है, क्योंकि कोर्सेज की मार्केट ना बहुत एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। एग्जैक्टली। अब अगर आपको ऐसा कोर्स मिलता है जो आपको 1 महीने में अमीर बना देगा, जैसे बहुत एड्स भी रन करते हैं Exactly. एक बंदा कि आप अपनी जॉब में क्या कर रहे हो, आपको तो मिलियनेयर होना चाहिए 30 साल तक है ना। तो आई थिंक वो जो कोर्सेज होते हैं ना जो आपको अमीर बना रहा है या फिर आपको शॉर्टकट्स बता रहा है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। तो आई थिंक कोर्सेज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से जो उसने कोर्स बनाया उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बैकग्राउंड चेक करो, राइट। तो जैसे मेरे केस में क्या था कि मैंने कोई रैंडमली कोर्स नहीं बना दिया कि भाई मैं एकदम से आपको पैसे कमाने के ऊपर ऐसे कुछ बता रहा हूँ। मैं जो इतने सालों से कर रहा हूँ, जिस चीज में मैंने जॉब की है, बेन एंड कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंसल्टिंग फर्म है, वहां पे जो भी चीजें मैंने सीखी है, ऊपर से मैं काफी सारे कॉलेजेस में भी जा रहा हूँ रिसेंटली, वहां पर भी मैं अलग अलग सेशन दे रहा हूँ। तो जो चीज मेरे को आती है मैंने उस चीज पर कोर्स बनाया है, कोई रैंडम कोर्स नहीं है, राइट। और मैं हर ट्रेंड के हिसाब से कोर्स नहीं बना रहा कि चैट जीपीटी आ गया तो उस पर कोर्स बना दिया, या अभी टाइम मैनेजमेंट चल रहा है उस पर कोर्स बना दिया, ऐसे रैंडम पे नहीं बना रहा। तो जो मेरा कोर्स स्किल है, और इनफैक्ट इसकी डिमांड भी थी यार, मतलब मेरे को काफी लोगों ने बोला कि भाई आप अपना कोर्स बनाओ, कि आप प्रॉपर कोर्स दो, आपने यूट्यूब पे वीडियोस तो बनाई है बट हमें और इन डेप्थ चाहिए और हमें आपसे डायरेक्टली लाइव Q&A वगैरह भी करना है, राइट। तो उसकी रहते हुए मैंने कोर्स बनाया था, अभी चल ही रहा है एनालिस्ट क्लब, लास्ट मंथ ही मैंने लॉन्च किया है, और इस पे काफी ज्यादा मेहनत करी है मैंने, मेरे को 6 महीने लग गए कोर्स बनाने में, क्योंकि 10 घंटे से भी ज्यादा का कोर्स है, ठीक है। और इसमें मैंने असाइनमेंट्स डाले हैं, इसमें मैंने प्रॉपर्ली जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, फिर चाहे वो केस स्टडी सॉल्व करना हो, गेस्टिमेट सॉल्व करना हो, या फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लोग लिटरली अलग अलग कोर्सेज बनाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के लिए। मैंने 3 सॉफ्टवेयर डाले इसमें जो बहुत बड़े बड़े हैं, फिर उसके असाइनमेंट्स बनाना खुद से, उसके प्रोजेक्ट्स बनाना, इंटरव्यू में कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, ये सारी चीजें, मतलब अगर आपको आज कोई भी नॉलेज नहीं है बिजनेस एनालिस्ट के बारे में, तो मैंने हर एक चीज कवर की है। एंड इस चीज के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा, लिटरली मेरे को 6 महीने लग गए। तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो कर ही रहा था, उसके साथ साथ ये बैकग्राउंड में जो इतनी वीडियोस मैंने बनाई है, 50+ वीडियोस बनाई है वहां पर भी, ठीक है। तो आई थिंक वो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा। बाकी इसमें मोस्टली चार्जेस क्या रहते हैं अगर आप एक कोर्स बनाते हो, तो कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको कुछ कंपनीज है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आई थिंक इंडिया में भी मोस्टली ग्राफी और रिगी चल रहा है, मोस्टली जितने भी आप क्रिएटर्स देखोगे इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर ही उन्होंने होस्ट किया होगा, क्योंकि आपको कोर्स डालना है, फिर ये होता है कि पायरेसी ना हो जाए, कोई डाउनलोड ना कर ले,
राइट। और पूरा लाइव सेशन जूम के और पूरी मैनेजमेंट जो कम्युनिटी वगैरह होती है वो यूजुअली ये कंपनीज करती है। इसका एक परसेंटेज लेती है ये कुछ, ठीक है, जो भी आपकी सेल्स होती है उसमें से एक परसेंटेज लेती है ये। और बाकी आपको पूरे कोर्स की एडिटिंग वगैरह वगैरह के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो आई थिंक इस जो मेरा कोर्स था इसमें मेरा काम बहुत ज्यादा था, बाकी लोगों का बहुत कम था। मैंने मतलब लिटरली मैंने सिर्फ एडिटर को ही पे किया था। वो भी काफी बड़ा अमाउंट था क्योंकि 50+ वीडियोस थी। बट इसमें मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लगी है क्योंकि मैं पूरा जो मेरी स्किल्स है वही मैंने डाली। मैं किसी और से नहीं मैं काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो काफी लोगों से बात अपनी टीम वगैरह से बोल देते कि आप वीडियोस डाल दो, बट इस कोर्स में सारी वीडियोस मेरी है, सारे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ मेरा ही है। तो मेरी इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे और बाकी एक एडिटर लगा है यूजुअली और एक प्लेटफॉर्म जो होस्ट करते हैं सब कुछ। तो अभी आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला कोर्स में? यार रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। काफी सारे लोगों ने मतलब लाइव सेशन ही कर रहा था मैं भी लास्ट वीकेंड, तो काफी लोगों ने कहा कि हेल्पफुल भी है। मतलब मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पर, analystclub.in करके इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे आप रिव्यूज भी देख सकते हो। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक बंदा लिटरली लिंक्डइन पर ऐसे डाल रहा है डे 1 ऑफ लर्निंग बिजनेस एनालिस्ट कोर्स फ्रॉम ऋतिक, ठीक है, अमेजिंग। तो उसने पूरे ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 करके भी डाला हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है यार। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे भी बेटर है, बहुत लोगों ने एनरोल किया है। तो हाँ, इट्स रियली गुड। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। एंड आपने क्यों डिसाइड करा और कब डिसाइड करा कि अब कोर्स लॉन्च कर सकते हैं? मतलब आपके अभी 200K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी, तो व्हाई डू थिंक कि अभी ये सही टाइम था कोर्स लॉन्च करने का? यार टू बी ऑनेस्ट, एक तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, ठीक है, काफी टाइम से आ रही थी डिमांड, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक लेजिट सोर्स नहीं है अभी यूट्यूब पर। आपको टेक के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वाले, बट आई थिंक कंसल्टिंग में बहुत ही कम लोग हैं। और अगर आप बिजनेस एनालिस्ट सर्च करोगे तो मेरी वीडियोस यूजुअली टॉप पर आती है। तो एक तो डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े, जैसे जैसे वीडियोस लोगों को रिकमेंड होनी शुरू हुई है, तो उसकी वजह से मेरे को लगा डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। पहले आती थी बट इतनी नहीं आती थी, बट वही है, विद टाइम काफी सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई प्रॉपर्ली कुछ बताओ, आपने वीडियोस में तो बता दिया, हमें और जानना है इस चीज के बारे में। तो आई थिंक डिमांड को देखते हुए मैंने कोर्स बनाया। और दूसरी चीज है कि अब मेरे को इस साल से थोड़ा फ्री टाइम मिला था तो मैं बना भी पाया। तो हाँ, इसलिए इसलिए मेरे को लगा कि हाँ अब मैं बना सकता हूँ कोर्स। आप जैसे ना, आपको मतलब आप इनहेरेंटली स्टार्टिंग से आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट करा है, तो आपकी एक बहुत अच्छी फेस वैल्यू बनी हुई है, आप कॉलेजेस में जाते हो, लोग आपको पहचानते हैं, एंड देन आपने आप कोर्स भी लॉन्च करा है। बट डू यू थिंक कि एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर आपकी तरह ही एक कोर्स लॉन्च करके उसे इसने बड़े लेवल पे स्केल कर सकता है, या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर को पहले लॉन्ग फॉर्म में स्विच करना चाहिए एंड देन उसे कोई प्रोडक्ट या कोई कोर्स लॉन्च करना चाहिए? यार शॉर्ट फॉर्म का क्या सीन है कि कोर्सेज जो अगर आप देखोगे मोस्टली वो स्किल बेस्ड होते हैं। अगर आपका कोर्स स्किल बेस्ड हो तो बेटर है। शॉर्ट्स का क्या हो जाता है कि वहां पे आप स्किल्स प्रॉपरली सिखा नहीं पाते, राइट। वहां पे जैसे मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई है उस चीज के बारे में अब मैं शॉर्ट्स में वो चीजें सिखा ही नहीं सकता हूँ। मैं आपको 1 मिनट में बिजनेस एनालिस्ट बनना नहीं बता सकता, मेरे को चाहिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी चाहिए, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही चाहिए। तो आई थिंक एक शॉर्ट क्रिएटर कोर्स लॉन्च कर सकता है, बट आई थिंक उसका सक्सेसफुल होना मुश्किल है, स्पेशली अगर वो स्किल बेस्ड कोर्स हो। तो मेरा अगर आपको कोर्स करना है रिलीज, और आपको एक प्रॉपर, एक तो ये चीज है कि कोर्स आप इसलिए मत करो क्योंकि सब कोर्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यू दिख रही है, अगर आपको लग रहा है आपके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होगा वो, तभी रिलीज करो, और तभी वो काम करेगा, तभी आप पैशनेट होगे उस चीज के बारे में, राइट। तो मेरा सजेशन एक शॉर्ट फॉर्म के लिए यही, शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर के लिए यही हुआ कि पहले आप एक वैल्यू बनाओ अपनी, ठीक है, क्योंकि कोर्सेज सारे स्किल बेस्ड होते हैं यूजुअली। तो आप पहले लॉन्ग फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हो और फिर कोर्स रिलीज कर सकते हो जब आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। करने को तो आप कभी भी कर सकते हो, अगर शॉर्ट्स क्रिएटर हो तब भी आप रिलीज कर सकते हो, बट अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो एक लॉन्ग फॉर्म में एक प्रॉपर अपनी इमेज बना लो किसी एक स्किल के लिए, एंड फिर आप कोर्स लॉन्च कर सकते हो। एंड आपको कैसे लगता है कि एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म में कैसे स्विच कर सकता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइक क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आई नो कि बहुत जल्दी आप वीडियोस पब्लिश कर सकते हो, बट लॉन्ग फॉर्म में एक ही वीडियो निकालने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत रिसर्च चाहिए। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एंड हाउ डू यू थिंक कि एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म में स्विच कर सकता है? बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स मैंने देखे हैं, इंक्लूडिंग मी, जो बहुत स्ट्रगल करते हैं शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शिफ्ट करने में।
हाँ यार, आई थिंक मैंने भी ये काफी देखा है कि शॉर्ट्स, जो शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर होते हैं उनके लॉन्ग फॉर्म में जाना मुश्किल है, बट लॉन्ग फॉर्म वाले फिर भी शॉर्ट फॉर्म में जा सकते हैं। उनके लिए तो एक एक्सटेंशन हो जाती है खाली। राइट राइट राइट। तो देखो, अगर आपको लॉन्ग फॉर्म बनानी है, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगती है। राइट, आपको ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। शॉर्ट्स में तो क्या है, 1 मिनट की शॉर्ट बनानी है आपको 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। लॉन्ग फॉर्म में 4-5 दिन भी लग जाते हैं, इतना ज्यादा गैप डिफरेंस है। तो आई थिंक अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको नीश सोचनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि आप कौन सी नीश में बना चाहते हो। अगर आप अपनी जिस चीज में शॉर्ट्स बनाते हो उससे रिलेटेड नीश रखोगे तो बेस्ट होगा, ताकि आपकी ऑडियंस वहां से ट्रांसफर हो जाए लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने देखी है वो है, काफी लोगों को स्क्रिप्टिंग नहीं आती, वो शॉर्ट्स की स्क्रिप्टिंग तो कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए कि हुक क्या होगा, कब इन्फॉर्मेशन डालनी है, कैसे आप लोगों का अटेंशन इतने टाइम तक रखोगे। और स्क्रिप्टिंग के साथ साथ रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने देखा काफी लोग एक न्यूज हेडलाइन तो पढ़ देते हैं, उसमें से ही बना देते हैं। बट जब आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हो तो उसमें बहुत रिसर्च लगती है, और काफी मल्टीपल आर्टिकल से जाना पड़ता है, मल्टीपल वीडियोज, या फिर गूगल सर्च प्रॉपर्ली करनी पड़ती है, काफी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है। तो आई थिंक वो जो आइडेंटिफिकेशन करने का काम है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कब डालनी है, और एक स्टोरी बिल्ड करनी है, जो शॉर्ट्स में स्टोरी बिल्ड इतनी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती जो लॉन्ग फॉर्म में होती है। आई थिंक इन स्किल्स पर एक शॉर्ट क्रिएटर को काम करना चाहिए, तभी जाके वो सक्सेसफुल हो पाएगा। मतलब बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व है शॉर्ट से भी लॉन्ग में जाने की। आप अब शॉर्ट से आई गेस कि डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म करियर सस्टेन करना है, देन अगेन ज़्यादा पैसा बनाना है, तो लॉन्ग फॉर्म इज़ द वे टू गो, राइट? यार अभी तो मेरे को काफी लोगों ने बताया कि शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा पैसा आ रहा है, बट काफी सारी ब्रांड शॉर्ट फॉर्म की तरफ जा रही है काफी ज्यादा। बट वो ये कि वो शॉर्ट ही है, मतलब वो काफी कम शॉर्ट टाइम के लिए ही है। ट्रू, मैं बता सकता हूँ, लाइक हम लोग शॉर्ट पे बहुत सही काम कर रहे हैं, हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं क्लाइंट्स के लिए भी। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ऐसा है कि आपके पास अगर अटेंशन है, आपके पास बहुत सारे व्यूज़ हैं, आपकी हर वीडियो 5 लाख 1 मिलियन व्यूज़ तक जा रही है, देन आप बहुत बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। अगर आप स्मार्ट हो गए तो आप उस पैसों को इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग फॉर्म पे, जो काव्या कर रही है बहुत स्मार्टली, शिवांशु ने करा बहुत स्मार्टली। अगर आप नहीं करोगे देन यू हैव अ लाइफ ऑफ लाइक 1 ईयर 2 ईयर, आप 1 साल 2 साल बाद फिर आप डाई डाउन हो जाओगे, क्योंकि शॉर्ट्स में एक टाइम तक ही आपके पास वो ग्रोथ आएगी। अनटिल अनलेस आप शॉर्ट्स में भी बहुत जल्दी इनोवेट कर सकते हो, अलग अलग निशेस पे मतलब जंप कर सकते हो टाइम टू टाइम, देन आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि आप इसमें ना, वो उन्होंने थिंक स्कूल के जो होस्ट है गणेश, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर तो आप एक क्रिएटर माइंडसेट से सोचोगे, अगर आप सोचोगे मैं क्रिएटर माइंडसेट से मुझे अपना चैनल चलाना है, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल तक रेलेवेंट रहोगे। बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचोगे तो आप फिर आप सेम जो रणवीर ने किया, फिर आप 10 साल 15 साल भी रेलेवेंट रह सकते हो। बट इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है अभी कल परसों ही मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तो एक क्रिएटर की वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा था, और वो कमेंट ये था कि मतलब वो क्रिएटर जो थी वो अपने फादर को एक गोल्ड की चेन गिफ्ट कर रही थी। तो अब किसी ने नीचे लिखा था, हेट कमेंट टाइप का था वो, किसी ने लिखा था कि हाँ अभी तो कर रही है, बट कंटेंट क्रिएशन तो लाइक 1-2 साल में बंद हो जाएगा, फिर क्या करेगी, लाइक ये तो एक बहुत बड़ा ये मतलब बना हुआ है इंडस्ट्री में कि कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ सिर्फ 1-2 साल की है, 4-5 साल की लॉन्ग में है। सो आप इस चीज़ को कैसे अपने लिए कैसे कर रहे हो कि आपकी, अगर आप मानते हो कि अगर आपकी 4-5 साल की लाइफ है, तो आपको क्या लगता है कि क्रिएटर को स्टार्टिंग से ही ये बैक ऑफ द माइंड लेके चलना चाहिए कि भाई 5 साल की ज़िंदगी है, उसके बाद एक एग्जिट प्लान लेना है, एग्जिट मारना है, बिजनेस करेंगे या कुछ और शिफ्ट मारेंगे? यार आई थिंक देखो, ऑब्वियसली सबके लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं। ध्रुव राठी इतने साल से चल रहा है, रणवीर अलाहाबादिया चल रहा है, राइट। तो एक्सेप्शंस भी है, बट आपको देखना पड़ेगा इन जनरल, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, नहीं होती 4 या 5 साल से ज्यादा एक क्रिएटर की लाइफ बहुत रेयर है। एक्सेप्शंस भी है, बट यूजली, इनफैक्ट मैंने काफी सारे इंस्टाग्रामर्स भी देखे हैं, जैसे एक मेरे घर के पास ही रहती है, तो उसके आई थिंक 150K प्लस हैं फॉलोअर्स, बट एक टाइम के बाद उसके बढ़ ही नहीं रहे थे, एकदम से स्टैग्नेंट हो गया, उसके 10,000 व्यूज हो गए हर शॉट पर। ठीक है, और फिर अब वो डिक्रीज भी होने लग गए फॉलोअर्स। फॉलोअर्स भी तो हाँ यार, एक बैक ऑफ द माइंड में डेफिनेटली होना चाहिए आपके पास, एक एग्जिट प्लान तो बना के चलो। अब वो यूज हो या ना हो वो अलग बात है, बट एक एग्जिट प्लान आपके पास होना चाहिए। और एक लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर की फिर भी लाइफ लाइफ जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है व्हेन कंपेयर टू शॉर्ट्स। तो वो आप एग्जिट प्लान आप देखो, आपको क्या करना है, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह निकालने हैं, तो आई थिंक वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके केस में कैसा है कि अगर आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें
मनी फ्लो कैसा है उसमें, ब्रांड्स आते हैं या नहीं आ रहे हैं अभी, किस लेवल पे ब्रांड्स आ रहे हैं? या ब्रांड्स का क्या है कि किसी महीने काफी सारे आ जाते हैं, किसी महीने नहीं आते। एंड आप अप्रोच करते हो उनको खुद से या नहीं खुद यार, आते ब्रांड्स हैं? को मैं अप्रोच नहीं करता। तो यूजुअली क्रिएटर्स को कम ही अप्रोच करना चाहिए ब्रांड को, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि जब आप अप्रोच करते हो ना, तो क्या होता है कि ब्रांड के पास अपर हैंड आ जाता है, ठीक है। तो हाँ। ब्रांड के पास जब अपर हैंड आ जाता है ना, तो क्रिएटर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ये मैंने मतलब करके देखा हुआ है। तो मैंने अप्रोच किया था, तो आप कुछ जो अमाउंट चार्ज करते हो उससे बहुत ही कम ब्रांड देता है फिर यूजुअली। मतलब काफी केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई क्रिएटर हमारे पास आया है तो इसको हमारी जरूरत है। तो सोचते हैं कि हम इसको कम पैसे दे या बार्टर कोलैबोरेशन कर ले, ऐसा कुछ कर दे। तो ये होता है। तो मैं अप्रोच नहीं करता हूँ। यूजुअली ब्रांड्स ही मेरे को अप्रोच करते हैं। एजेंसी के थ्रू भी करते हैं या डायरेक्टली? हाँ, दोनों करते हैं। तो डायरेक्टली भी करते हैं और एजेंसी के थ्रू भी आप करते किसी एजेंसी के साथ ऐसे एक्सक्लूसिवली साइन तो नहीं हो अभी, या? हैं। नहीं, मैं एक्सक्लूसिव नहीं आज। डू यू थिंक कि करना चाहिए एक क्रिएटर को एक्सक्लूसिव साइन किसी एजेंसी के साथ? तो यार, अगर आपको एक्सक्लूसिव, आई थिंक स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। बाद में जब आपके पास एक ब्रांड वैल्यू बन जाए प्रॉपरली, आई थिंक 1 मिलियन प्लस हो जाए, जब आपको पता है कि आपका कंटेंट स्टेबल है, आप स्टेबल हो, तब आप एक्सक्लूसिव हो सकते हो कि आपके पास इतनी सारी ब्रांड्स आ रही है। क्योंकि अगर आप एक जो थ्रेशोल्ड होता है उसको उसके अबव चले जाते हो ना, आई थिंक 5 लाख भी हो सकता है किसी नीश में, किसी में 1 मिलियन भी प्लस हो सकता है। तो तब आपके पास बहुत सारी ब्रांड्स आ जाती है, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। आप एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि वो तो आ ही रही है, वैसे भी एजेंसीज तो आ ही रही है और ब्रांड्स भी आ रहे हैं। बाद में लेटर स्टेज में जब आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तब आप एक्सक्लूसिव हो सकते हो। अग्रीड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि ये मुझे भी ये मैंने भी अपने कंटेंट के साथ फील करा है कि 1,500,000 के मिनिमम, इससे नीचे अगर आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आपके पास नहीं आएंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि 2 लाख बहुत बड़ा नंबर है किसी क्रिएटर के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। बट 500K टू 1 मिलियन प्लस वाला वो मार्क जो है, वहाँ जाके क्रिएटर्स एक बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा पैसा सिर्फ ब्रांड डील से है क्रिएटर के पास। और दूसरे केस में भी तब है अगर आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, कम फॉलोअर्स की भी, तब आप एक जैसे कोर्स लॉन्च करके या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके देन आप एक अच्छा साइड रेवेन्यू बना सकते हो। डू यू एग्री विद दैट? हाँ यार, मतलब मेरे को शॉर्ट्स का इतना नहीं पता, बट हाँ यार, लॉन्ग फॉर्म में भी यही है कि आई थिंक लॉन्ग फॉर्म में थोड़े पहले आ जाता है। लेकिन जैसे कि मेरा फर्स्ट ब्रांड 10,000 सब्सक्राइबर्स पे ही आ गया था, वाओ। ठीक है। तो और वो भी काफी अच्छा था, IND मनी था। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट ब्रांड आई वर्कड विद। तो वो 10,000 सब्सक्राइबर्स पे ही आ गया था, क्योंकि मेरी नीश नहीं थी और व्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे। बट आई थिंक ऑपोजिट मेरे लिए ये नहीं होता कि जब मेरे इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हुए थे तब कोई ब्रांड नहीं आया। इनफैक्ट 100K तक भी इतने कुछ ब्रांड्स नहीं आए थे मेरे पास। तो आई थिंक शॉर्ट्स का आप ज्यादा बेटर बता पाओगे, बट मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, मेरे को लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा ब्रांड्स आते हैं अभी भी, और वही चल रहा है मेरा। शॉर्ट फॉर्म पे इतने नहीं आते मेरे को। लॉन्ग फॉर्म में जब आपने स्टार्ट करा था, आपने बोला 10,000 सब्सक्राइबर्स पे ब्रांड आया था, तब आप एवरेज ऑन एन एवरेज कितने व्यूज़ कर रहे थे पर वीडियो? या शायद मैं 40 या 50,000 कर रहा था। तो अभी आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के प्रोडक्ट्स और उनके बिजनेसेस पर वीडियोस बना रहे हो। अभी तक भी इंडिया में प्राइम और फीस्टेबल्स जैसे जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल, इन लोगों ने बहुत बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स बना दिए हैं। इंडिया में अभी टेक बर्नर और ये गौरव तनेजा, ये लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल स्केल अभी वो नहीं है जो उनके पास है, डिस्पाइट दैट कि हमारे इंडिया की ऑडियंस बहुत बड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल जो नहीं हो पाया है उसका क्या रीज़न है, एंड इन फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे पोटेंशियल यूट्यूबर्स हैं जो इस मास प्रीमियम ब्रांड बना सकते हैं? राइट। तो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में डेफिनेटली ये चीजें होंगी। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया की मार्केट अभी इतनी भी ज्यादा मेच्योर नहीं है। अगर आप फीस्टेबल्स और लोगन पॉल का प्राइम वगैरह बोलते हो, तो भाई उनके जो यूट्यूबर्स है बहुत टाइम से, हमसे भी पहले से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो इंडियन यूट्यूब जो इकोनॉमी है, उसमें भी ब्रांड्स अभी आए हैं, 3-4 साल पहले ही आए हैं, राइट। और वहां पर काफी टाइम से चल रहे हैं, वो काफी मेच्योर उनकी मार्केट हो चुकी है। इंडिया में भी डेफिनेटली ये चीजें आने वाली है। इनफैक्ट आपने नोटिस भी किया होगा यार, अब तो मतलब मूवीज में भी यूट्यूबर्स को ले रहे हैं, बोर्डिंग्स पर भी जाओगे, काफी एड्स की जो कैंपेनिंग होती है उसमें भी यूट्यूबर्स को ले रहे हैं। तो ये मार्केट मेच्योर हो रही है। तो आई थिंक ये होगा, अभी टाइम थोड़ा लग रहा है, बट आई थिंक आज से 2-3-4 साल पहले बाद
तो डेफिनेटली ये चीजें बढ़ेंगी। हम्म, और काफी सारे ब्रांड्स है यार जो क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं एज अ मतलब इक्विटी लेके। अगर आप गौरव तनेजा की भी बात करोगे तो वो भी किसी बिजनेसमैन के साथ ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट टेक बर्नर को तो सबको पता ही है, नील गोगिया करके उनकी ऑलरेडी कंपनी है, वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था और टेक बर्नर की ब्रांड इमेज है, तो ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और बाकी फॉरेन क्रिएटर्स के साथ भी यही हो रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट मेच्योर होगी डेफिनेटली यार ब्रांड्स काफी ज्यादा बड़े होंगे। अभी आपका क्या विजन है नेक्स्ट 2-3 इयर्स में कि आप इस बिजनेस को, अपने चैनल को एंड अपने कोर्स को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? यार मैं अपने कोर्स, मेरा अभी मेजरली काम कोर्स पर ही हो रहा है और मेरे को लगता है उसको मैं ज्यादा स्केल कर सकता हूँ मोर देन माई यूट्यूब या इंस्टाग्राम, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो रिक्वायर्ड है अभी मार्केट में काफी ज्यादा, और उसकी जो सप्लाई है वो काफी कम है। अगर आप मेरे जो कंपटीशन में ब्रांड्स देखोगे वो 50-60 थाउजेंड प्लस के ही कोर्सेज बेच रहे हैं। मेरे कोर्स का प्राइस सिर्फ 5,000 रुपीज है। तो इस रेंज में कोई है नहीं और मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल है, राइट, इसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। तो मेरा विजन यार यही होगा कि मैं अपने एनालिस्ट क्लब जो मेरा ब्रांड है इसको ही स्केल अप करूं, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है और इसकी रिक्वायरमेंट भी है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।